मिनट से देते हैं। ओके, देखिए नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक हम देख चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम था, हम पिछली क्लास में देख लिए। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डाटाबेस में रिडंडेंसी को, या जो डाटाबेस में रिकॉर्ड्स की पुनरावृत्ति है, उस पुनरावृत्ति को हम रोक देते हैं, और जिससे कि डाटा की इंटीग्रिटी बढ़ जाती है। जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, इंटीग्रिटी बढ़ती है। तो जो नॉर्मलाइजेशन है, उस नॉर्मलाइजेशन को हमको अपने डाटाबेस में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले हम देखें डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। ये प्रश्न पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है। टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दैट इज 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF बायस कोड नॉर्मल फॉर्म। ये आपके नॉर्मलाइजेशन के टाइप है। एक एक करके हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, that is called 1NF. Table is called in first normal form if it does not contain any multi-value attribute. A relation will be 1NF if it contains an atomic value that is called indivisible value. It states that an attribute of a table cannot hold multiple values. कोई टेबल जिसमें किसी एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा डाटा मान या वैल्यूज ना हो, तब वह टेबल 1NF में कहलाती है, 1NF में कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि टेबल में एट्रीब्यूट्स ऐसे डाटा को जिसका मान अविभाजित होकर स्टोर करते हैं, तो वह टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाती है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हमने देखी थी, आपको पढ़ाया था। उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए आप टेबल को नॉर्मल करना है आपको, क्योंकि टेबल को आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो आपके मेमोरी में ज्यादा स्पेस लगेगा, रैम में भी और हार्ड डिस्क में भी। और सबसे बड़ी बात है, डाटा की इंटीग्रिटी भी आप मेंटेन करना चाहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपकी डाटा ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको डाटा को नॉर्मलाइज करना होगा। नॉर्मलाइज करने की स्टेप में आप जो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? टेबल इज कॉल्ड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मतलब एक ऐसा टेबल जिसमें कि किसी भी एट्रीब्यूट में कोई मल्टी वैल्यूज ना हो, सिंगल वैल्यूज हो। सिंगल वैल्यूज का मतलब होता है, जैसे आपने किसी का नाम लिखा, तो उस टेबल के उस एट्रीब्यूट में, अर्थात उस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो, 2 नाम ना हो। या जैसे आपने कोर्स लिया, तो सिर्फ एक ही कोर्स हो, 2 कोर्स ना हो। तो ऐसी वैल्यूज हो जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर सके, इनडिविजिबल वैल्यू, जिनको एटॉमिक वैल्यू बोलते हैं। इनडिविजिबल, अविभाजित मान अगर स्टोर है, तो वह टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेबल का एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। उससे पहले देखिए नॉन एटॉमिक वैल्यूज, यानी विभाजित वैल्यूज क्या होती हैं। आप विभाजित वैल्यूज को समझिएगा। विभाजित वैल्यूज के लिए हमने आपको एक स्क्रीन दी हुई है, टेबल को देखेंगे तो समझ में आएगा विभाजित वैल्यू। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें हम आपको समझा रहे हैं नॉन एटॉमिक वैल्यू क्या होती है या एटॉमिक वैल्यू क्या होती है, उसको समझने के लिए एग्जांपल दिया हुआ है। इस टेबल में आप देखेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया है, एड्रेस, और किस स्पोर्ट्स में उसने पार्टिसिपेट करता है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है। जैसे आप शुभम मैन देखेंगे, रोल नंबर 1, क्रिकेट खेलते हैं। दक्षकांत हॉकी खेलते हैं। प्रीति ध्रुवे हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। और आशीष अग्रवाल सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें रोल नंबर 1, 2 और 3 में एटॉमिक वैल्यू है, मतलब इसको आप विभाजित नहीं कर सकते। एटॉमिक वैल्यू मतलब जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रीति दुबे के केस में आप देखेंगे, ये हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इनके स्पोर्ट्स फील्ड में, ये स्पोर्ट्स एट्रीब्यूट में वो मान है या वो वैल्यूज हैं जो कि आप डिवाइड कर सकते हैं। क्रिकेट अलग कर सकते हैं, हॉकी अलग कर सकते हैं। तो यह टेबल फर्स्ट NF में नहीं है, अर्थात यह टेबल ऐसी टेबल है जो अपने एट्रीब्यूट में, किसी फील्ड में डिविजिबल वैल्यू यानी मल्टी लेवल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन कर रही है। इसलिए यह फर्स्ट NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो आपको इसकी मल्टी वैल्यूज या नॉन एटॉमिक वैल्यूज को अलग करना होगा। मेरे ख्याल से आप स्क्रीन देख के समझ गए होंगे नॉन एटॉमिक वैल्यूज कौन सी है। शुभम और दक्षकांत का जो स्पोर्ट्स है वह एटॉमिक वैल्यू है। आशीष अग्रवाल का स्पोर्ट्स भी एटॉमिक वैल्यू है, क्योंकि उसमें क्रिकेट या हॉकी लिखा हुआ है। उनको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रीति दुबे के केस में यहाँ पर हॉकी और क्रिकेट लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो वैल्यूज अगर डाटाबेस में है, तो ये डाटाबेस के
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को वायलेट करते हैं, वो बनने नहीं देते हैं। तो आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। देखिए इस टेबल को हमने इस तरह से बनाया। तो अगर हम इसकी नॉन एटॉमिक वैल्यू को एटॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो वह टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बन जाती है। तो अब आप इस प्रकार देखेंगे हमारे पास जो रिकॉर्ड है डाटाबेस में, ये रिकॉर्ड अब इसमें हो गए हैं। प्रीति ध्रुवे का नाम 2 बार आ गया है और उसका हॉकी और क्रिकेट की एंट्रीज हमने अलग अलग कर दी हैं, जिससे यह टेबल फर्स्ट एनएफ अर्थात फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बन गई है। आपके जो क्वेरीज और क्वेश्चंस हो उनको कहीं लिख लीजिए, हम क्वेरी सेशन में इनको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकेंड एनएफ। सेकेंड एनएफ मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये देखिए। अ टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट्स। कोई टेबल या रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है जब वो निम्न 2 शर्तों को पूरा करता है। बड़ी सिंपल सी और बड़ी अच्छी सी चीज है, बड़ी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत आपको अच्छे से आनंद के साथ विषय को पढ़ेंगे, मजा आएगा। और जरा सा ध्यान डिस्टर्ब कर देंगे तो यही आपको सिरदर्द के कारण बन जाएगा, झंडू बाम लगाना पड़ेगा सिर में। आज आपने अभी इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ लिया, लॉन्ग लाइफ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड एनएफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल कब कहलाएगी? जब ये निम्न 2 शर्त पूरा करेगी। 2 लिखा हुआ है, हमने 3 लिखी है लेकिन 2 महत्वपूर्ण है। नीचे की 2 और 3 सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर आपस में एक दूसरे के लिए सेम है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट शर्त है कि जो टेबल जिसको आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बनाना चाहते हैं वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। अर्थात आप जिस टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बना के रखना चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करना चाहते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रखने की, तो सबसे पहले आप उसमें एटॉमिक वैल्यूज होना चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू ना हो उस टेबल में जो नॉन एटॉमिक वैल्यू अर्थात वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। सेकेंड कंडीशन कहती है कि देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी इन टेबल। टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब ये बड़ा अच्छा सा वर्ड आ गया पार्शियल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, घबराइए नहीं, इससे बहुत आसान सा है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बड़ा अच्छे समझ में जाएगा। पर इसको फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेते हैं। सेकंड एनएफ में अर्थात सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल बनाएंगे हम, तो 2 शर्तों का पालन करना है। सबसे पहला तो ये है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसमें किसी भी तरह से पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? इसका मतलब दूसरा ये कहलाएगा ऑल नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट शुड बी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। से सभी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की पर आश्रित होना चाहिए। देख कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, हम आपको पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। अगर किसी कारण से आप भूल गए हैं, यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है हमारी ऑनलाइन क्लास का, उस लिंक पर क्लिक करके एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। देखिए थोड़ा सा आगे और इसको समझते हैं। ये जो हमारी टेबल थी, ये टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आइए इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारा क्लियर है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए हमारी सेकंड कंडीशन कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, इसको फुलफिल करेंगे। उससे पहले हम देखें कि डिपेंडेंसी क्या होती है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी। आखिर ये डिपेंडेंसी क्या है? हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको मार्क्स टेबल है, स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। मार्क्स टेबल है, मार्क्स टेबल का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नंबर, सब्जेक्ट नंबर, मार्क्स एंड टीचर। इस टेबल में हमने दिया हुआ है कि स्टूडेंट है और उसका कौन सा सब्जेक्ट नंबर है। सब्जेक्ट नंबर है 7205, स्टूडेंट नंबर है 1, उसके मार्क्स है 88 इस पेपर में। इनके टीचर कौन है? कपिल सर है। अब स्टूडेंट नंबर 1 ही है, उसका नेक्स्ट पेपर है 7206, मार्क्स है उसके 89, इसके जो टीचर है सब्जेक्ट टीचर है वो है ऋतु मैडम। इसी तरह से स्टूडेंट नंबर 2 एंड स्टूडेंट नंबर 3 के लिए, स्टूडेंट नंबर 2 के लिए भी दोनों सब्जेक्ट 7205 और 7206 के मार्क्स लिखे हुए हैं और उनके टीचर के नाम लिखे हुए हैं। अगर आप इस टेबल को गौर से देखेंगे, हमने आपकी कीज के बारे में बात की थी। कीज क्या होती है? कीज वो होती हैं जो हमें डाटाबेस में रिकॉर्ड्स को यूनिकली सर्च करने के लिए हेल्प करती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस स्क्रीन में जो मार्क्स टेबल है, आप किसी ऐसी एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट या इंडिविजुअल फील्ड के बारे में बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी की है इंडिविजुअल जिसके माध्यम से आप रिकॉर्ड को यूनिकली सर्च कर लेंगे? जैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कपिल सर कौन से सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं या किस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप बताइए। तो आपको बताने के लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप किसी एक रिकॉर्ड को नहीं बता सकते, क्योंकि आप बता तो देंगे कि सब्जेक्ट 7205 लिखते हैं, लेकिन किस स्टूडेंट की लेते हैं ये जानकारी आप नहीं दे पाएंगे। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ता है,
तो भी आप किसी एक वैल्यू को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट नंबर के बेस पर आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च नहीं कर पाएंगे, आप सब्जेक्ट नंबर के बेस पर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है, जैसे मैंने आपसे बताया कि आप 7206 सब्जेक्ट को पढ़ने वाले स्टूडेंट का नाम बताइए, तो 7206 को पढ़ने वाले स्टूडेंट दो हैं यहाँ पर, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है मैंने आपको। तो आप ऐसे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को किसी एक फील्ड या एक एट्रीब्यूट के बेस पे नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए हमको यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड बतानी पड़ेगी। अर्थात हमको अगर रिकॉर्ड को निकालना है स्पेसिफिक, तो हमको स्टूडेंट नंबर और सब्जेक्ट नंबर को लेना पड़ेगा। अर्थात स्टूडेंट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 7205 के टीचर का नाम बताइए या उसे कितने मार्क्स मिले हैं, तब जाकर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड आ पाएगा। आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 7205 के मार्क्स हैं 88। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला था, आप बताइए सब्जेक्ट नंबर 7206 के मार्क्स कितने हैं, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि सब 7206 के दो एंट्री है यहाँ पर, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं आ पाएगा। आप स्पेसिफिक टपल की जानकारी आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने दो फील्ड्स को आपस में लेकर प्राइमरी एट्रीब्यूट्स बनाया और फिर दोनों को कंबाइन करके फिर आप उसकी जानकारी देते हैं, या आप कैंडिडेट की बनाते हैं कंबाइन कर, तब फिर जाकर वो जाकर आपका क्या करेगा, रिकॉर्ड को बता पाएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है, आपस में एक दूसरे पर निर्भरता है, यही टेबल में डिपेंडेंसी कहलाती है। मैंने आपसे बात की थी स्टार्टिंग में, सेकंड एनएफ पढ़ रहे थे हम, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे रखते हैं। टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए आपने देखा था कि हमारे पास दो शर्त थी कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टेबल क्या होती है हमने देख लिया। सेकंड था उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए के क्रम में हमने आपको समझाया कि आखिर डिपेंडेंसी क्या होती है। उसको समझाने के लिए हमने आपको एग्जांपल दिया, टेबल दी, मार्क्स टेबल दी, और आपको रखा, उसमें बताया कि आप किसी एक टेबल, जो टेबल है किसी एक फील्ड या एट्रीब्यूट के बेस पर कोई यूनिक रिकॉर्ड सर्च नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई यूनिक रिकॉर्ड सर्च करना है तो उसके लिए आपको दो एट्रीब्यूट्स या दो फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो यही आपकी डिपेंडेंसी कहलाती है कि जब कोई एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पर निर्भर कर रहा है या दो एट्रीब्यूट्स मिलकर ही किसी प्राइम या कैंडिडेट की को डिफाइन कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में यह टेबल में डिपेंडेंसी कहलाती है। चलिए, डिपेंडेंसी क्लियर हो गई हो आपकी, कोई डाउट हो तो आप उसको लिख लीजिए, क्लास के लास्ट में उनको सॉल्व कर देंगे। अब डिपेंडेंसी की केस में अब देखें सबसे पहली डिपेंडेंसी क्या है। डिपेंडेंसी बहुत प्रकार की होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी उनमें से एक अभी आपने देखा था। पार्शियल डिपेंडेंसी समझने से पहले हम देखें कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। इट टाइपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड द नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स विद इन अ टेबल। देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, सिंपल है हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। जो ऐसी डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है जो रिलेशनशिप दो एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप के कारण उपलब्ध होती है, यानी संबंध के कारण होती है। देखिए, डिपेंडेंसी क्या है, आप और आपके माता पिता के बीच में डिपेंडेंसी है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है तो डिपेंडेंसी होगी। रिलेशनशिप डिपेंडेंसी को बनाती है। तो जब आप किसी टेबल में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं या एक ही टेबल के अंदर जो दो फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच की जो निर्भरता होती है वही डिपेंडेंसी कहलाती है, जो दो एट्रीब्यूट्स के बीच में होती है। लेकिन यूजुअली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपकी टेबल में प्राइमरी की यानी ऐसी फील्ड जो प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है और जो अनिवार्य है उसकी प्राइमरी की और नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स के बीच में एस्टैब्लिश होती है। यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी है जो टेबल की प्राइमरी की और नॉन प्राइमरी की के बीच में निर्भरता को परिभाषित करती है। क्योंकि निर्भरता नहीं होगी तो टेबल भी नहीं होगी। आप एक ऐसी टेबल की कल्पना करिए कि जिसमें आपने क्रिकेट का जैसे अभी मार्क्स का ही था, हमने मार्क्स की टेबल बनाई थी, उसमें स्टूडेंट का नाम लिखा और फिर उसमें हम सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखें या हॉकी के प्लेयर के बारे में लिखें या भारत में कितनी कृषि होती है उनके बारे में लिखना चालू कर दें, तो हम कहेंगे यहाँ एट्रीब्यूट्स के बीच में निर्भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की और सचिन तेंदुलकर की और कृषि की
में कितना प्रोडक्शन हुआ इंडिया में, इन फीड एट्रीब्यूट्स के बीच में कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो जब रिलेशनशिप ही नहीं है तो वो एक टेबल के एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो अर्थात टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी अनिवार्य है। ठीक है, तो किसी भी टेबल में फंक्शन डिपेंडेंसी अनिवार्य होती है। जैसे हमने ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये बता रहा है डिपेंडेंसी बिटवीन स्टूडेंट नंबर एंड नेम फील्ड। यहाँ पर स्टूडेंट नंबर एंड नेम फील्ड जो है इनमें फंक्शनल डिपेंडेंसी है। आप देखेंगे क्यों है, क्योंकि जो स्टूडेंट नंबर 1 है वह डिपेंडेंट है पूरा शुभम नामदेव पर, शुभम बैन पर। सेकेंड नंबर दक्षकांत पर। यह जो प्रीति ध्रुवे का रिकॉर्ड है नेम फील्ड में, वह फंक्शनली डिपेंडेंट है स्टूडेंट नंबर पर। स्टूडेंट नंबर यहाँ प्राइम फील्ड हो गई है, नेम आपकी यहाँ नॉन प्राइम फील्ड हो गई है। ये पूरा आपके डिपेंडेंट है। जैसे कोर्स है, कोर्स भी डिपेंडेंट, डीसीए लिखा हुआ है, अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट नंबर। देन पीजीडीसी अगेन डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट नंबर। तो ये जो आपस में फुल्ली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर, ये अलग अलग नहीं है। डीसीए फील्ड कहीं अलग नहीं की जा सकती है। जो स्टेट है, स्टेट डीसीए पर निर्भर नहीं कर रहा है, स्टेट आपका नेम पर निर्भर नहीं कर रहा है, सीधा सीधा वो स्टूडेंट नंबर पर निर्भर करता है स्टेट कि किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात देखें, व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि हमने देखा था सेकंड एनएफ को पढ़ रहे थे। सेकंड एनएफ में आपको समझना होगा पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है। डिपेंडेंसी देख ली, फंक्शनल डिपेंडेंसी देख ली। आइए एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। इसमें ये टेबल हमने ली है, एक टेबल बनाई है जिसमें आपका स्टूडेंट नेम, स्टेट, कोर्स के अलावा इसमें मार्क्स और टीचर फील्ड हमने और ऐड कर ली। अब आप इसमें देखिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, थोड़ा सा हमने इसमें कुछ फील्ड से मॉडिफिकेशन कर दिया है टेबल की, और एक टीचर फील्ड और ले ली है। अब आप इसमें देखेंगे what is your partial dependency. If a part of candidate key is determining non-primary key in a table, then it is partial dependency. जब किसी टेबल में जब कोई नॉन प्राइमरी की किसी कैंडिडेट की पर निर्भर करती है, तब वह पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे, जो टीचर फील्ड है, यहाँ पर मैंने आपको नीचे देखेंगे ब्लो में टीचर फील्ड है, जो टीचर एट्रीब्यूट है, ये टीचर एट्रीब्यूट कोर्स पर डिपेंड करता है, ना कि स्टूडेंट पर। ये ऋतु मैडम है, ये कोर्स पढ़ा रही है डीसीए, ना कि शुभम बैन को। ये कोई पर्सनल ट्यूशन तो नहीं चल रही है, ऋतु मैडम कई स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं। तो टीचर फील्ड स्टूडेंट नेम फील्ड पर या स्टूडेंट नंबर फील्ड पर डिपेंडेंट नहीं है। ये टीचर फील्ड जो है ये कोर्स फील्ड पर डिपेंडेंट है। अर्थात कोई एक कैंडिडेट की जो कि प्राइम की नहीं है और वह कैंडिडेट की है, और वह नॉन प्राइम की को ढूंढ रही है। तो मतलब एक कोई कैंडिडेट की जो नॉन प्राइम की को ढूंढ रही है। टीचर यहाँ नॉन प्राइम है, मतलब नॉन प्राइमरी की है, ये पर नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट है टीचर यहाँ पर। तो ये कोर्स जो है वह डिपेंडेंट, वो टीचर्स को डिपेंड किया हुआ है। तो टीचर जो आपकी एट्रीब्यूट है ये डिपेंड कर रहा है कोर्स पर। तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी कहलाती है वो पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाती है। तो अगर इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेना है तो आपको इसकी पार्शियल डिपेंडेंसी को अलग करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो स्क्रीन पर हमारी जो वो दिख रही है, टेबल दिख रही है, दैट इज नॉट इन second normal form because it has partial dependency. In the given example, table is in first normal form. यह टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, बट इट डज हैव पार्शियल डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स टीचर एंड कोर्स। यहाँ टीचर एंड कोर्स के बीच में पार्शियल डिपेंडेंसी है, देयरफॉर टेबल इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसलिए यह टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। तो ये बेसिकली आपका था पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को करने जा रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव। अगर देखिए हमने इस टेबल में से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर दिया तो हमारी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी। तो अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, हम अपनी इस टेबल को पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करेंगे। सिंपल सा तरीका है, हमने दो टेबल बना दी, स्प्लिट कर। देखिए नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में हमने देखा था, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में हम टेबल को स्प्लिट कर देते हैं और अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में डाटा मेमोरी में किसी टेबल में क्लियर हो जाता है और डाटा की इंटीग्रिटी बची रहती है। ये हम पहली क्लास में देख चुके हैं, नहीं हो तो आप वीडियो देखिएगा नॉर्मलाइजेशन का एक बार, अगर आपको कुछ दिक्कत जा रही है तो। अब यहाँ देखिए हमारे दो टेबल बन गए, कोर्स टेबल एंड स्टूडेंट टेबल।
तो जिस तरह से हमने इस टेबल को स्प्लिट कर दिया, तो हमारा जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी कोर्स और टीचर की, अब सिर्फ एक टेबल बनी है कोर्स की, और कोर्स में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड है हमारे, पीजीडीसीए और डीसीए और उनके टीचर का। बाकी का जो स्टूडेंट टेबल है वह स्टूडेंट टेबल में वापस आपकी वैसी ही बनी हुई है, और आप जो रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी टेबल है वह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ गई है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वह क्वेरी अब आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है, हमारा आज का टॉपिक जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म था, टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अभी हम देखते हैं बाद में, आपको अलग से उसको वीडियो मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे आप, नेक्स्ट क्लास देख लेंगे, अगर समय मिला तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इतने में देख लें जो नई चीज थी आपकी। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, साउंड अनम्यूट कर लें, और जो क्वेश्चंस हैं आपके वो क्वेश्चंस बात कर लें। शुभम, लक्ष्यकांत, वीडियो ऑन कर लीजिए। सचिन,